और देखिए अगली बड़ी खबर आ चुकी है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। इटली में रूस को बहुत बड़ा झटका। रूसी अरबपति का यॉट सीज किया गया यहां पर और 4,436 करोड़ का ये यॉट इटली में सीज किया गया। रूसी अरबपति का ये यॉट था जिसको सीज किया गया। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के तहत ये कार्रवाई की गई है। सर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा और कि ये जो सिचुएशन है, ये जो प्रतिबंध हो रहे हैं, ये जब एक्शन हो रहा है, आप देखिए कारोबारियों पर, जो रशियन जो ट्रेडर्स हैं या जो बड़े लोग हैं, उन पर भी ये एक्शन हो रहा है। इंटरनल प्रेशर पुतिन के ऊपर क्या है? मैं एक खबर देख रहा था, उसमें यह भी है कि रूस की खुफिया एजेंसी के जो हेड थे, जो विदेश विभाग के हेड थे, उनको घर में नजरबंद कर लिया गया। अपना फ्रस्ट्रेशन अब निकल रहा है अपने घर के अंदर ही पुतिन का। वो शायद अब पूरी तरह से खुद कमान लेना चाहते हैं। ये बातें, ये खबरें कुछ हद तक सही हो सकती हैं, बशर्ते कि इंफॉर्मेशन वारफेयर का हिस्सा न हो। क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हैं, या जो भी आपको खबरें मिल रही, सब एंटी रशिया ही मिल रही हैं। हार्डली एक दो खबरें होंगी जिसमें ये होगा कि रशिया ने ऐसा कर दिया वैसा। क्योंकि सर उसका रीजन है कि पुतिन ने वहां पे अभी ऑर्डर देकर, रीजन ये है कि रूस के उसको तो आपने ब्लॉक किया हुआ सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को, न यूट्यूब पे आ पा रहा है, न किसी पे आ पा रहा है। यहाँ भी देखिए ये हो रहा है कि खुद पुतिन ने भी ब्लॉक कर रखे हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज को। तो अपने उन्होंने फेसबुक और ट्विटर को यूज करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की घोषणा की है उन्होंने। आप कितना विश्वास करते हैं ये तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि ये बातें अभी तो सारे, मैं देख रहा हूँ सारा इंफॉर्मेशन वारफेयर चल रहा है। ये जो जितनी भी न्यूज़ दिखाई जा रही है, यूक्रेन की ओर से दिखाई जा रही है, हम लड़ेंगे, ये करेंगे, हमारे ड्रोन्स ने इनको तबाह किया, ये किया, वो किया। और रूस के लिए जो दिखाया जा रहा है कि रूस ने सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पे बम्बार्डिंग की। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत क्लैरिटी नहीं है, बहुत क्लियर हम किस पे रिलाई करें? बिल्कुल नहीं। लेकिन इतना तो आप मानेंगे कि पुतिन के ऊपर प्रेशर तो होगा ही। क्या पुतिन रूस को फिर 91 एरा में ले जा रहे हैं इकोनॉमिकली? मैंने पहले भी कहा कि तीनों पार्टियों के ऊपर प्रेशर है और इसीलिए तीनों चाहते हैं एक सेफ एग्जिट रूट लेना। राइट सर, मैं लौटूंगा सर। एक और अपडेट देते चले, एक और बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए जिस तरह से ये बात हो रही है कि क्या रिलाई किया जाए, किस इंफॉर्मेशन पर रिलाई किया जाए, क्योंकि यहाँ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी देखने को मिल रही है। सवाल यही है कि एक ओपन मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया है, उस पर जो चीजें आ रही हैं उसको क्या वेरीफाई करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ ज्यादातर रूस के खिलाफ नजर आ रहा है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा। जी हां, ये यूक्रेन का दावा है। मारियोपोल में मस्जिद पर हमला किया गया। मस्जिद पर रूस ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। मस्जिद में रूसी हमले से बचने के लिए 80 लोग छिपे थे, वहां पर यह अटैक किया गया। इसके पहले आपको याद होगा कीव और खार्किव में हमने चर्च की तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां के पुराने चर्चों को भी निशाना बनाया गया था। अब जो खबर आई है उसमें यह बात कही गई है, दावा कि मस्जिद को निशाना बनाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस हमले की मस्जिद पर रूस ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। और अगली बड़ी खबर, रूस के ड्रोन नाटो के देश के ऊपर उड़े हैं। जी हां, Tu-141 ट्रिज ड्रोन ने 3 देशों के ऊपर उड़ान भरी है। क्रोएशिया, हंगरी, रोमानिया के एयर डिफेंस को भनक तक नहीं लगी। ड्रोन ईंधन खत्म होने के बाद क्रोएशिया में क्रैश हो गया। Tu-141 ट्रिज ड्रोन की मिसाइल जैसी डिजाइन है और 1974 में Tu-141 ड्रोन ने पहली बार उड़ान भरी थी। जिस बात की आशंका की गलतियां हो सकती हैं, एक गलती और उसके साथ ही कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त तनाव चरम पर पहुंचा हुआ। देखिए, और पुतिन ने उकसाया, ड्रोन नाटो तक उड़ाया। क्या ये उकसावे की कार्रवाई मानी जाएगी? जरा उसको भी समझिए। रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया और इसकी रफ्तार, जो ये ड्रोन उड़ा है 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं और ये जो ड्रोन आपको नजर आ रहा है इन देशों के ऊपर से उड़ता हुआ, वो 4300 फुट की ऊंचाई पर 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। पायलट रहित था। सैन्य विमान हंगरी से क्रोएशिया में घुसा और इसके लिए आपराधिक जांच शुरू हो चुकी है। नेटो को जानकारी दी जाएगी, ये क्रोएशिया की तरफ से कहा गया। सोवियत कालीन Tu-141 ट्रिज ड्रोन घुसा था यहां पर। ईंधन की कमी के चलते ये ड्रोन यहां पर एंटर करता है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होकर क्रोएशिया में गिर जाता है। क्रोएशिया में ये गिरता है और राष्ट्रपति ने तत्काल इसकी जांच की मांग की है। सर,
कमेंट आपका। ड्रोन का ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी बनाना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, ड्रोन का हम इस्तेमाल करते हैं रिकॉनेसेंस के लिए, भी हो सकता है वो रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो और इन एरियाज में इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन क्योंकि वो क्रैश कर गया क्रोएशिया में, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के साथ है, ये जो प्री प्लान रूट था उससे वो अलग चला गया। ये नहीं कह सकते कि ये उकसाने के लिए किया गया, ये कह सकते हैं कि उसका कंट्रोल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के साथ से टूट गया। बट सर ये चीजें तो अब होने लगी हैं कि भाई जो नेबरिंग कंट्री है, नाटो कंट्रीज हैं, वहां वॉर के ये रिफ्लेक्शंस, मैं नहीं कह रहा वॉर, बट दीज आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ वॉर जो कि नाटो कंट्रीज तक पहुंचने लगी। एब्सोल्युटली, आई मीन उसका कंट्रोल लूजन हो गया, लॉस्ट हो गया, बात अलग है, पर उसने तो एयर स्पेस तो वायलेट कर दी। वायलेट किया, यस। ओके, अगर एयर स्पेस वायलेट करी है तो अब व्हाट विल नेटो डू? शायद अभी कुछ नहीं, देखते हैं, बट ये बड़ी यूनिक डेवलपमेंट और इसी तरह की चीजें होंगी। आगे खबरें हैं कि एब्सोल्युटली, देखिए अभी दिख रही हैं, ये पोलैंड से और रोमानिया से स्टिंगर और ये सारे जैवलिन मिसाइल्स कैसे भेजेंगे? अभी तो भेज रहे हैं, मानो बॉर्डर इन्हीं के साथ में यूक्रेन इज कंट्रोल, राइट? जब रशियंस इस तरह पहुंचना शुरू होंगे तो वो ब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब वो ब्लॉक करना शुरू करेंगे तो अगर पोलिश ट्रक के ऊपर चढ़ाकर जैवलिन तुम ला रहे हो, या एयरप्लेन इसलिए तो नहीं ला पाए कि भाई कैसे उड़ेगा किसी एयरफील्ड से इनटू यूक्रेन, तो वो फ्रिक्शन पॉइंट्स आएंगी। पर एक दो क्विक पॉइंट्स, बखमतियार ड्रोन्स की जो आप बात कर रहे हैं, मेरे को याद आ रहा है स्कड मिसाइल्स, पेट्रियट मिसाइल्स, जैवलिन, स्टिंगर जैसे फेमस हो गए ना, ये फर्स्ट गल्फ वॉर, सेकंड गल्फ वॉर अफगानिस्तान में। इसी तरह से टर्की को बहुत फायदा होगा इसको लेके मिलिट्री वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि ये ड्रोन्स को बहुत लोग चाहेंगे। बखमतियार ड्रोन्स आर सपोजिटली वेरी इफेक्टिव, राइट? तो टर्की का बहुत बड़ा फायदा है, राइट? कम से कम यूक्रेन में दिख रहा है कि बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है। इनके प्रोग्रामिंग सिस्टम्स और जोनिंग इन सिस्टम्स अपेरेंटली बहुत इफेक्टिव है। जहां तक एक बात रही चेचनिया की, उसमें मैं केवल ऐड करना चाहूंगा, चेचनिया की जो बटालियन है वो रेगुलर रशियन आर्मी के बटालियन है और फोर्सेज हैं। इट्स लाइक जैसे हमारे राजपूत रेजिमेंट या बंगाल रेजिमेंट या जो भी होते हैं, गुरखा, राइट? वो बात अलग है कि चेचन लोगों का इंप्रेशन बहुत ही खूंखार टाइप के, कि बड़े खूंखार माफिया और ब्रुटैलिटी के लिए दे आर नोन फॉर देयर, नोन फॉर दैट। बट चौथा पॉइंट ये जो भी मॉस्क का दिखाया, त्रिपाठी साहब जो बात कर रहे थे, क्वाइट एग्री। देखिए इट्स नॉट दैट कि इन्फॉर्मेशन क्या, नैरेटिव क्या बन रहा है, नैरेटिव क्या, जो नैरेटिव बन रहा है ना, वो वेस्ट बना रहा है और वेस्टर्न मीडिया बना रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट सर देयर वाज अ चांस फॉर पुतिन, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने भी देखी थी, बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जिसमें पुतिन उस सारे नैरेटिव को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या वो इंटेंशन दिखाई दे रही है। आप क्या कहते हो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? वो एक अपॉर्चुनिटी तो थी कि आप लीडर हैं देश के एंड यू आर गोइंग टू काउंटर एवरी एलिगेशन। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा है कि मुझे लगता है पुतिन कहीं ना कहीं बैकफुट पे, उसमें ये कोई नहीं, उसको ये लग रहा है कि ये लड़ाई इतनी खिंचनी नहीं चाहिए थी, खिंच गई है, और वो अपनी स्ट्रैटेजी तो चेंज कर रहा है। मगर अब उसने ये सोचा था कि जल्दी से जल्दी कीव गिरे, और मैं अब जो बातचीत हुई उसकी दो बातें, एक तरफ बोलता है रूस कि आप हथियार डालो, एक तरफ टर्की बोलता, ये यूक्रेन बोलता है आप सीज फायर करो। दोनों नहीं मानेंगे, लड़ाई चलती रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला 24-48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कीव की लड़ाई पता चलेगा शुरू में ही कहां जाने वाली है। जो बातचीत बार बार हो रही है कि यार ये तो किसी का फायदा नहीं है, यूक्रेन को फायदा नहीं है, रूस को नहीं है, दोनों बर्बाद हो जाएंगे इकोनॉमिकली। रूस फायदा है अमेरिका को, अमेरिका जो देख रहे हैं गैस ऑयल यूरोप को देगा, फायदा है अमेरिका को, हथियार बेचेगा, उसके हथियार आपको पता है लॉकहीड की कितनी डिमांड बढ़ गई हथियारों की नेटो कंट्रियों से, क्योंकि नेटो चाहता है कंट्री जो है हंगरी, रोमानिया वगैरह, कम से कम इस वॉर ने चीन और अमेरिका को फायदा, चीन को भी है। हाँ। चीन क्यों फायदा है कि अब जो रूस है वो सामान जो है सस्ते में बेचेगा, गैस और ऑयल चीन को, और चीन जो है उभर के आएगा बड़ा ब्रदर। तो ऐसे में मुझे लगता है ये लड़ाई है तो दिख तो रही है यूक्रेन वर्सेज रूस, ये लड़ाई है अमेरिका वर्सेज रूस, और अमेरिका पीछे से लड़ रहा है। ये सारे फायदे ये बात शुरू से कही जा रही है कि ये लड़ाई का जो लार्जर पर्सपेक्टिव है इन दोनों देशों के बीच है, लेकिन हम इंपैक्ट की भी बात कर रहे हैं कि इस पूरे इलाके में, पूरे यूरोप को पकड़े और जो अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट है उसको पकड़े, उसमें क्या क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है। यूरोप का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर आप देखें गैस की जो कीमत है $1000 से $2000 पर क्यूबिक, जो उनका है मिलियन क्यूबिक मीटर्स तक चली गई, यानी कि डबल हो गई है गैस प्राइसेस कुछ महीने के अंदर। अगर हम देखें 40% जो गैस की रिक्वायरमेंट है यूरोप की, पूरे यूरोप की,
वो सिर्फ रशिया पूरी करता है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को भी हो रहा है। और अगर दूसरी चीजें भी देखें आप, 100 बिलियन यूरो जो जर्मनी अब स्पेंड करेगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे, तो आएगी तो अमेरिका से ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।